Hello students, welcome to Step Up Academy. My name is Surbhi Tiwari and today we are going to learn about sound which is the chapter from your NCERT book class 9th. तो बच्चों साउंड क्या है, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साउंड को अगर आप देखोगे तो आप जब स्पीकर्स पे सुनते हो तो आपको साउंड महसूस होता है, या फिर जब आप किसी टेंपल पे जाते हो और बेल को रिंग करते हो या बेल के ऊपर इस तरह से गोंग को आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हो तो आपको साउंड सुनाई देता है। जब कोई आप साइकिल पर बैठ कर के जाते हैं और उसकी घंटी जिसको आप बोलते हैं जैसे आप प्रेस करते हो तो आवाज़ आती है। इन हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन है और वो है वाइब्रेशन। जब भी किसी चीज़ से आवाज़ आती है, जैसे जब आप गोंग को स्ट्राइक करते हो और उस गोंग को पकड़ोगे तो आपको एक इस तरीके का वाइब्रेशन अपने हाथ में फील होता है। तो साउंड क्या है, साउंड में ये वाइब्रेशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जैसा कि मैंने आपसे कही है कि साउंड हमें मिलता कहाँ से है। साउंड हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलेगा। हर वो चीज़ जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है वो साउंड को भी प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज़, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब है कि अगर जैसे हमें चलने के लिए सरफेस चाहिए है, हवा चाहिए है पक्षियों को उड़ने के लिए, पानी में तैरने के लिए फिशेस को वाटर चाहिए है, उसी तरह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, या सिंपल शब्दों में अगर आपसे मैं कहूँ तो बिना मीडियम के कभी भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं आपको स्पेस में भेज दूँ तो वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ कोई भी मीडियम ना हो, तो उस जगह पर बिल्कुल साउंड हमें सुनाई नहीं देता। तो चलिए इसी साउंड जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है और उसी साउंड की वजह से जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो क्यों सुन पाते हैं, इन सब के बारे में चलते हैं और साउंड के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन यहाँ पर यही लिखी हुई है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन इज रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है एक जगह जाना फिर वापस आना, फिर जाना फिर वापस आना। तो ये रैपिड, रैपिड मतलब क्या? अगेन एंड अगेन और बार बार होने वाले मोशन या फ्लो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। कोई चीज़ अपने आप को अगर बार बार रिपीट करती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। जैसे आपने मोशन चैप्टर में पेंडुलम का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो पेंडुलम क्या करती है बच्चे? पेंडुलम एक बार यहाँ पर जाती है फिर यहाँ वापस आती है, तो ये क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है। तो वैसे ही जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस। अब हमारे आवाज़ कैसे आती है, हम कैसे वाइब्रेशन करते हैं? जैसे कि अगर मैंने आपको गोंग का एग्जाम्पल दिया तो आप समझ गए कि एक मेटल पर दूसरा मेटल मैंने स्ट्राइक किया तो उन दोनों के टकराने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए। अब ये वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो ये सारे वाइब्रेशंस मेटल की बॉडीज के साथ एयर में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया कि वाइब्रेशन दो मेटल को टकराने से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी आवाज़ कैसे हमें सुनाई देती है? तो हमारी आवाज़ जो है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से आती है, और हमारी वोकल कॉर्ड्स जब जब वाइब्रेट करती है तब तब हमें साउंड हमारे गले से बाहर आता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, जिसकी आवाज़ नहीं आ पाती, तो क्यों नहीं आ पाती? हालांकि उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि उनका वोकल कॉर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारी वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से, किसकी वजह से? वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दो बातें हमारी क्लियर हो गई कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से आता है, और वाइब्रेशन का मतलब होता है रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब अ स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। अगर कभी कभी आपने देखा है कि आपके हाथ में एक रबर बैंड है, हम खेलते हैं कई बार, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और उसे बीच में से हम अपनी उंगली से इस तरह से
मूव करते हैं तो वो जब आप उसे मूव करोगे या छोड़ोगे तो आपको एक हल्का सा साउंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो साउंड जो है, इस ओवरऑल चीज़ से हम ये समझे कि जो साउंड है वो बेसिकली वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है, चाहे ये फिर हमारा वोकल कॉर्ड हो, चाहे फिर ये कोई आपका रबर बैंड हो, चाहे मेटल का गोंग हो। ठीक है, नाउ एक एक्टिविटी हम करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। स्ट्राइक द प्रोंग ऑफ अ टर्निंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर द ईयर। ठीक है, अब ये जो प्रोंग है ये क्या होता है? ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि ट्यूनिंग फॉर्क का काम करता है, जिससे कुछ अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्रोंग को एक रबर के पैड पर जाके स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, अब जब आप उसे अपने कान के पास लेकर के आएंगे तो आपको हल्की सी आवाज़ आएगी। वी कैन हेयर अ साउंड, और उस हम मतलब कि साउंड को सुन सकते हैं। इफ अ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल इज टच्ड विद द वाइब्रेटिंग प्रोंग, द बॉल इज पुश्ड अवे रिपीटेडली। अब मैंने क्या किया, प्रोंग को उठाया और रबर के पैड पर टच कर दिया। मैं जब उसको पास में लेकर गई तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का हल्का, इतना हल्का वाइब्रेट करेगा कि आप उसे अपनी नॉर्मल आईज से देख नहीं पाओगे, बहुत ध्यान से आप देखोगे। अब अगर उसमें आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कि वो वाइब्रेट कर रहा है, तो हम उस वाइब्रेशन को देख तो नहीं पा रहे लेकिन साउंड को सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि वो वाइब्रेट कर रहा है इसलिए साउंड आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक टेनिस बॉल को इस तरह से थ्रेड पर उसके पास लेके गए। तो क्या होगा कि अगर वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो टेनिस की बॉल क्या होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ पर जब आप प्रोंग को इस टेनिस बॉल के पास लेके जाते हो तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। तो द बॉल इज पुश्ड अवे रिपीटेडली, बार बार बॉल जो है वो वापस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दिस शोज दैट द प्रोंग इज वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द साउंड। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसके लिए हमने ये प्रोंग की एक्टिविटी करके देखी कि हालांकि प्रोंग को जब आप किसी रबर पैड पे स्ट्राइक करते हो तो वो आपको वाइब्रेट होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़, उसका साउंड आपके कान तक पहुंचता है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो वाइब्रेट हो रहा है इसलिए साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने टेनिस बॉल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, medium. Sound produced by the vibrating object travel through the medium to a listener. मैंने कुछ बोला तो वो आप तक क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके और मेरे बीच में एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है? वो है एयर। जब भी मैं बोलती हूँ तो एयर एज अ मीडियम मेरे साउंड को आप तक पहुँचाता है। कैसे? तो चलिए जानेंगे। तो द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी आपको सिर्फ एक एयर का एग्जाम्पल दिया, गैस का एग्जाम्पल दिया, तो सिर्फ साउंड गैस से ट्रेवल करता है। सॉलिड से भी कर सकता है, लिक्विड से भी कर सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट। जब भी आप बोलते हैं, जब भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे आसपास का जो मीडियम है उसके पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, चाहे गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो। जब भी हम बोलते हैं तो उनके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। अब इस वाइब्रेशन के कारण क्या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं? नहीं। वाइब्रेट होने का मतलब क्या होता है? एक जगह पर इस तरह से हिलना और वापस सेटल हो जाना, फिर वाइब्रेट होना, फिर सेटल हो जाना। तो जब जब मैं बोलती हूँ तब तब एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर जगह पर वाइब्रेट होते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं इस तरह से, और अपनी जगह पे आ जाते हैं। जब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं तो अपने साइड वाले पार्टिकल को भी फिर डिस्प्लेस करते हैं। जब वो डिस्प्लेस होता है, वाइब्रेट होता है, तो उसकी वजह से जो उसके साथ में एक और पार्टिकल है वो भी डिस्प्लेस होगा, वो भी वाइब्रेट होगा, और इस तरह से ये वाइब्रेशन एक से दूसरे तक पहुंचता है और पूरी की पूरी वेव क्रिएट होती है। The particle in a contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. जब भी आप बोलते हो तो सबसे पहला पार्टिकल आपके पास क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है कि पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। इक्विलिब्रियम की पोजीशन का मतलब होता है कि वो रेस्ट पर है, एक जगह पर है, वो अपनी जगह से कुछ भी मूवमेंट या मोशन नहीं कर रहा है। जैसे ही आपने बोला तो यहाँ पर एयर का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ के पार्टिकल को भी धक्का देगा और खुद अपनी जगह पे आ जाएगा, वो दूसरे को करेगा, वो तीसरे को करेगा। इस तरह से सारे पार्टिकल धीरे 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 अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटते जाते हैं और साउंड को पहुँचाते जाते हैं।
It vibrating then exert a force on adjacent particle and tuning fork the adjacent particle is displaced from एक मिनट हाँ okay vibrating it then exert a force on the adjacent particle and the adjacent particle is displaced from its position of rest. ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल हम जब भी कुछ बोलते हैं द पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट विद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो और उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ में जो पार्टिकल सबसे पहले आता है तो वो वाइब्रेट होता है, उसके बाद ये अपने फोर्स को दूसरे पार्टिकल पर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते जाते हैं और इस तरह से ये जो वाइब्रेशन है वो मेरे से आपके कान तक पहुंचेगा, आपको वो साउंड के फॉर्म में सुनाई देगा। ठीक है, सो वाइब्रेशन के कारण ही ये होता है और वाइब्रेशन किसकी वजह से होता है, मीडियम की वजह से। और मीडियम में क्या होता है, मीडियम में जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो अपने वाइब्रेशन को पार्टिकल टू पार्टिकल एक के बाद एक ट्रांसफर करता जाता है। So after displacing the adjacent particle, the first particle come back to its original position. जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद फर्स्ट पार्टिकल जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दिस प्रोसेस रिपीट्स इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस द एयर। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस कब तक होती रहती है, जब तक कि साउंड हमारे ईयर तक ना पहुंच जाए। तो मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ, जो आप तक सुनाई दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि जब जब मैं बोल रही हूँ तब तब यहाँ से वाइब्रेशन हो रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह से इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट रहे हैं। और कब तक, जब तक कि वो आपके कानों तक ना पहुँच पाए। जैसे ही आपके कानों पे पहुँचेंगे मेरा साउंड भी खत्म। Now, the disturbance produced by the vibrating body travel through the medium, but the particle do not move forward. ठीक है, ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप बोलते हो तो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, वो अपनी जगह से क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस होने के बाद वापस से ये अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर अपनी जगह पर डिस्प्लेस होंगे, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बार बार क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ा सा दूर हटता है, फिर पास आ जाता है, फिर यहाँ का पार्टिकल दूर हटता है, फिर पास आ जाता है, यहाँ का पार्टिकल दूर हटता है, फिर पास आ जाता है। मतलब कि वो आगे नहीं, फॉरवर्ड नहीं मूव करते हैं, बस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। सो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। A wave is disturbance which moves through the medium by the vibration of the particle of the medium. अब बेसिकली ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है पार्टिकल की पोजीशन में, उसे हम कहते हैं वेव। क्या कहते हैं, वेव। मतलब कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर अपनी जगह पे आ रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो इसके वजह से एक वेव क्रिएट हो रही है। अब वेव का क्या मतलब होता है बेटा, वेव को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में हम हमारी कॉपी पर बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो हम ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसकी वेव को बनाऊं तो मैंने ये पार्टिकल ऐसे थे, लेकिन जब वो वाइब्रेट हुए तो उठे और वापस अपनी जगह पे आ गए, फिर उठे, फिर वापस अपनी जगह पर आ गए। तो ये एक तरीके का पैटर्न क्रिएट होगा। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है पार्टिकल की पोजीशन में, तो ये पार्टिकल की पोजीशन के डिस्टर्बेंसेस के वजह से ये जो पैटर्न क्रिएट होता है उसी को हम वेव कहते हैं। सो द वेव इज अ डिस्टर्बेंस which moves through the medium by the vibration of the particle of the medium. ठीक है, तो मीडियम में पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण ही ये जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो डिस्टर्बेंस है वो वेव को क्रिएट करता है। सो साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया कि साउंड क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। और ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये एक्चुअल में क्या बना रहा है, ये एक्चुअल में वेव बना रहा है। तो साउंड इज इन अ फॉर्म ऑफ वेव, शॉर्ट में मैं यही कह सकती हूँ। और वो वेव कैसी है, वो वेव है वाइब्रेशन की वजह से, और वाइब्रेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो द साउंड, since sound waves are produced due to the vibration of particle of the medium, sound waves are called the mechanical wave. ठीक है, क्योंकि ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बार बार शेप को चेंज कर रही है, तो ये चेंज मैकेनिकल चेंज कहलाता है। अब क्योंकि ये वेव में क्या हो रहा है, बार बार अपनी अपनी पोजीशंस को यहाँ पर चेंज हो रहा है, पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे मैकेनिकल वेव।
क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक ये समझ में आ गए कि साउंड एक्चुअल में हमारा एक वेव है, और ये वेव क्यों क्रिएट होती है? वाइब्रेशंस की वजह से, वाइब्रेशंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एयर मीडियम का और समझेंगे कि कैसे ये वेव क्रिएट होती है। आखिर ये वेव का क्रिएशन होता कैसा है, तो चलो जानते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि साउंड एक वेव है, और वेव है तो मतलब कि क्यों वेव प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? आराम से समझिए। देखिए, अब ये जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वेव इसकी कैसे बन रही है, तो उसको समझने के लिए हम एयर का एग्जाम्पल लेते हैं। द एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल। जैसे कि अगर मैं भी बोल रही हूँ या फिर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, उससे मैं बात कर रही हूँ, तो उस तक मेरी आवाज़ इसलिए पहुँच रही है क्योंकि हम दोनों के बीच में एयर है। ठीक है, तो एयर की वजह से मैक्सिमम हमारी वेव क्रिएट हो रही होगी। अब ये वेव बन कैसे रही है, तो इसको जानते हैं। तो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स कंप्रेशन, द कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं नहीं हूँ, यहाँ पे ये प्रोंग है। ठीक है, मैंने इसको हिट किया जिसकी वजह से वाइब्रेशन हुए। वाइब्रेशन हुए मतलब कि इसने अपना डिस्टर्बेंस किसे भेजा? ये जो है, इसने अपना डिस्टर्बेंस जो है वो एयर के पार्टिकल को भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एयर के पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, इस पोजीशन में थे, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। मतलब कि सब के सब इस तरह से पास 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 एडजस्टेड थे। ठीक है, अब मैंने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, उसे अपनी जगह से हिलाया, तो ये हिलेंगे तो दूर हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ये रेयरफेक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे के पार्टिकल जो कि अपने किस में थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे। अब वो इस वाइब्रेशन के कारण वो रेयरफेक्शन में आएंगे, और ये जो पार्टिकल है उनका क्या हो जाएगा? वापस से कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि अपने फॉर्म में वापस आ जाना, वो जहाँ थे वहीं के वहीं दोबारा लौट जाना। ठीक है, तो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स कंप्रेशन, द कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, तो वो कंप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेयरफेक्शन में। ठीक है, when the vibrating objects move backward, it forms a region of low pressure called rarefaction. ठीक है, अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब आपका बैकवर्ड जाता है, देखिए इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का मतलब पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। ये पार्टिकल वाइब्रेट हुए, फॉरवर्ड गए। ठीक है, फॉरवर्ड गए मतलब कि अपनी पोजीशन से आगे गए, तो इसके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो क्या होगा? वो भी आपस में धक्का देंगे। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हो बेटा, ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, सारी की सारी बॉल्स कैसी थी? आपस में एकदम सटी हुई रखी हुई थी। ठीक है, मैंने इसे हल्का सा पुश किया। ठीक है, तो क्या होगा? ये अपनी जगह से पुश होके इसे पुश करेगा और वापस सेटल डाउन हो जाएगा, ये इसे पुश करेगा फिर वापस सेटल डाउन हो जाएगा। तो जब तक इस पर पुश नहीं है तो ये अपनी जगह पर है, जैसे इस पर फोर्स लग रहा है तो ये अपनी जगह से थोड़ा हट रहा है और अपना फोर्स दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये दूसरा पार्टिकल फिर क्या होगा? अपनी जगह से हटेगा और ये पहला वाला अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर एरिया, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल एकदम पास पास है, हाई प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं। और रेयरफेक्शन का मतलब होता है लो प्रेशर एरिया या रिफ्रैक्शन, जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव्स बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आते हैं, कैसे वापस आ रहे हैं? ये पहले कंप्रेस हुआ, ठीक है, अब क्या होगा? कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन हुआ, अब वापस से अपनी पोजीशन में ये आने वाले हैं, तो अपनी पोजीशन में जब आएंगे तो लो प्रेशर एरिया होगा। तो व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड, इट फॉर्म्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड कॉल्ड द रेयरफेक्शन। एज द ऑब्जेक्ट्स move to and fro rapidly, it produces a series of compression and rarefaction in the air which make the sound to propagate in the medium. तो जब आप बोलते हो तो क्या होता है? पार्टिकल फॉरवर्ड जाता है और फॉरवर्ड जाने के समय हाई प्रेशर एरिया मतलब कि कंप्रेशन क्रिएट होता है। इसकी वजह से आगे वाले को धक्का लगेगा और आगे वाले का फिर कंप्रेशन होगा, तब तक ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आप वापस आने की कोशिश करेगा और लो प्रेशर एरिया मतलब कि रिफ्रैक्शन करते हुए वापस अपनी पोजीशन पे सेटल होगा। क्लियर हुआ? इस तरह से जब आप कंटिन्यूसली बोलते हो तो ये रैपिड टू एंड फ्रो मोशन जो है ये होता रहता है
और इस तरह से एक पूरी वेव क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन चल रहा है। मैंने क्या किया, गोंग को बहुत हल्के से पहले हिट किया, तो आप देख सकते हो कि कहाँ तक कंप्रेशन पहुंचा है और रियरफ्रैक्शन सिर्फ यहाँ तक। मैंने और तेज इसे हार्ड हिट किया तो और तेज आवाज़ आई, और तेज और तेज, मतलब कि जितना ज़्यादा साउंड आपको सुनाई देता है उतनी ज़्यादा कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन का टू एंड फ्रो मोशन होते हुए वेव क्रिएट होती है, ठीक है। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब साउंड को अभी तक हमने देखा कि साउंड को प्रोपोगेशन कैसे होता है। दूसरी चीज़ हमने ये जानी कि साउंड में कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन क्या है। अब हम जानेंगे कि एक साउंड जो है उसे मीडियम की ज़रूरत होती है या बिना मीडियम के भी ये ट्रैवल करेगा। सो साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, साउंड एक मैकेनिकल वेव है एंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड डज नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। अभी आपको मैंने बताया कि भाई जब तक आप साउंड का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसका वाइब्रेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन। पार्टिकल का वाइब्रेशन मतलब कि वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, अपनी जगह से वाइब्रेट करेंगे फिर अपनी जगह पर आएंगे। तो अगर कहीं साउंड है तो पार्टिकल को वाइब्रेट होना पड़ेगा, तब जा करके साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब भाई एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है तो फिर कोई पार्टिकल वाइब्रेट होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स है ही नहीं वाइब्रेट करने के लिए। और जब तक पार्टिकल नहीं होंगे तो साउंड आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो साउंड बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है जिसे हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेट करने का मतलब ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया और इलेक्ट्रिकल बेल लगा दी, ठीक है। एक जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के बाद मैंने वैक्यूम पंप की मदद से उसके अंदर एक बेल लगा दी, या फिर मैंने क्लॉक को आपको एक ऐसे वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया। क्या इन दोनों ही केसेस में आवाज़ आएगी? बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों ही केसेस में हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। तो जो भी साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा और हमें सुनाई नहीं दे पाएगा। ओके, सो एक्टिविटी एक करके देखते हैं। स्ट्राइक द prong of a tuning fork on a rubber pad and bring it near the ear. We can hear a sound if suspended table tennis ball is touched with the vibrating prong. The ball is pushed away rapidly. This show the prong is vibrating and vibrating object produces sound. ये वाला एक्टिविटी हम ऑलरेडी करके देख चुके थे जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। नाउ स्ट्रेच अ स्लिंकी। ओके, एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी किस लिए है? साउंड वेव आर आ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब हम पढ़ रहे हैं कि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव तो होती है, लेकिन ये मैकेनिकल वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसे समझते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? तो आपके पास सबके पास स्लिंकी होगा। स्लिंकी इज़ अ छोटा सा एक टॉय होता है जिसको आप इस तरह से ऐसे करते हो तो वो बंद चालू या कहीं पास में आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, ठीक है, वही स्लिंकी। तो स्ट्रेच स्लिंकी एंड पुश एंड साउंड प्रोपोगेट इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक हो, जैसे आप स्लिंकी को पुश कर रहे हो, ठीक है, और पुल कर रहे हो, तो स्लिंकी जिस तरह से एक जगह पे इकट्ठा होकर आगे इस तरह से आपको दिखता है ना कि कहीं कहीं पास है, कहीं कहीं दूर चला गया, बिल्कुल उसी तरह से साउंड जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। सो कंप्रेशन होता है और रियरफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इन दीज वेव द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। सच वेव्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो वेव देखो, साउंड कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है जिसमें कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन दोनों हो, ठीक है। कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन अब हम समझ चुके हैं। जब पार्टिकल्स के बहुत पास होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? आगे वाला पार्टिकल कंप्रेशन में आता है और दूसरा पहले वाला पार्टिकल रियरफ्रैक्शन में होता है। इसको समझने के लिए हमने स्लिंकी का एग्जाम्पल लिया। आप स्लिंकी को इस तरह से जब स्ट्रेच करते हो, मूव करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि कहीं कहीं वो पास है और पीछे वाले जो उसके लूप्स होते हैं वो दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पास वाले लूप है वो कंप्रेशन है और दूर वाले लूप्स जो हैं वो रियरफ्रैक्शन है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब कि ये किस तरह से वेव करेगा? कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन के साथ। देयर इज अनदर काइंड ऑफ मूव
या वेव विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एक और वेव होती है जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इन दीज वेव द पार्टिकल ऑसिलेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस बट इट ऑल्टरनेटिवली एट वन एंड अब वही स्लिंकी जो था उसको मैंने एक एंड पर क्या कर दिया, पकड़ लिया है, और क्या कर रही हूँ मैं, इसे जोरों से ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो क्या होगा, इस तरह से हमारा वेव क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जहाँ पे पार्टिकल इस तरह से डिस्प्लेस ना होकर के अप एंड डाउन होते हैं और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ये अप एंड डाउन हुए, यहाँ के पार्टिकल ऊपर नीचे गए, और ये वाले पार्टिकल क्या होते जाते हैं बेटा, पास 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 वापस अपनी जगह पर सेटल होते जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज अनदर काइंड ऑफ वेव विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। इन द वेव द पार्टिकल ऑसिलेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, पुल इट अल्टरनेटली एट वन एंड। मतलब एक एंड पर हमारा जो स्लिंकी होता है वो अटैच होता है और एक एंड से वो वाइब्रेशन होना शुरू होते हैं और ऊपर नीचे होते हुए एंड तक प्रोपोगेट करते हैं। सो the dot moves back and forth parallel to the direction of propagation of the disturbance. If you mark a dot on the slinky, the dot moves back and forth. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे। Sound wave can be described by its frequency and speed. Now the next topic is characteristics. ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। अभी मैंने बताया कि कैसे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन क्या होता है। हमने ये जाना कि जो साउंड है उसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। फिर हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वैसे साउंड वेव की भी होती है। तो मैंने आपसे बताया कि साउंड जो है बेसिकली एक वेव के फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है कि इस वेव की स्टडी करना है कि इसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव को हम उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड से समझते हैं कि कोई साउंड कितना ज़्यादा होगा। वो इन 3 मेन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ओके, तो चलिए देखते हैं। So sound can be graphically represented as wave and there is a change in density and pressure as sound moves in a medium. अलग अलग मीडियम में साउंड की वेव अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि हर जगह डेंसिटी और प्रेशर अलग अलग होगा। Compressor are the region of high pressure and density where the particles are crowded are represented by the upper portion of the curve called crust. अब देखिए, इसको समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आप ग्राफ देख रहे हो, ये एक वेव का ग्राफ है। इस ग्राफ में जहाँ जहाँ पर भी आपको रिफ्रैक्शन दिख रहा है वो रीजन है लो प्रेशर एंड द डेंसिटी वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड आउट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। मतलब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर पार्टिकल पास पास होते हैं वो पोर्शन कहलाता है कंप्रेशन। ठीक है, और जहाँ पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, ये कंप्रेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर एरिया, रेयरफैक्शन का मतलब होता है लो प्रेशर एरिया जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं। हाई प्रेशर मतलब कि यहाँ पर वाइब्रेट ऑब्जेक्ट कर रहा है और उसे अपने दूसरे पार्टिकल पर अपने वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। रेयरफैक्शन का मतलब होता है वापस से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होके वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसे बार बार ऐसे बनाऊंगी तो डिफ़िकल्टी होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें वेव के फॉर्म में बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब जब भी कंप्रेशन होगा तब हम इसे इस तरह से अपर वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, क्रस्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कहलाता है ट्रो। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन को और ये वाला पोर्शन जो है ये रेयर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर सारी, अगर मैं इस ग्राफ की वैल्यू को देखूँ तो यहाँ पे मुझे सारी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब कि वैल्यूज़ कम है। ठीक है, नेगेटिव साइड पर वैल्यूज़ है। तो रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर
एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल स्प्रेड आउट, मतलब कि ये मीडियम कैसा होता है, रेयर, डेंसर नहीं होता। डेंसिटी इसकी कैसी होती है, कम होती है। डेंस का मतलब जहाँ ज़्यादा पास हो, लेकिन यहाँ की डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट, जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड ट्रो। हमारी ये जो वेव है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जब जब ऊपर जाएगा तो उसे क्रस्ट कहा जाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम ट्रो कहते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब कि टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक क्रस्ट ऊपर उठ करके वापस डाउन हो जाए और उसके बाद दूसरा क्रस्ट ऊपर उठ करके वापस डाउन हो जाए, ठीक है, तो ये दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसी तरह से अगर दो ट्रो के बीच का, इसका और इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं अगेन वेवलेंथ, ठीक है। अब आप ये वेवलेंथ का मेजरमेंट 0 से 0 पर भी कर सकते हो, या फिर आप इस वेवलेंथ का मेजरमेंट हाई वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू कहलाती है, मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर है आपका क्रस्ट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है, और साथ ही साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ ही कहलाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा। इसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। लेंथ को तो हम मीटर में ही मेजर करेंगे, बस ये जो लेंथ है उसे आप ये ग्रीक वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि आपकी जो साउंड वेव है वो आपको फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के फॉर्म में हम देखते हैं कि कोई वेव कैसी है, अच्छी है, बहुत तेज़ साउंड है, कम है, तो वो 3 मैटर पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले साउंड की जो वेव है उसे स्टडी करना ज़रूरी है कि ये होती क्या है। तो जो कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी आगे बताया था, तो वो कंप्रेशन को आप क्रस्ट से, ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन को स्ट्रो से, ठीक है, ट्रो से रेयर फ्रैक्शन को आप इंडिकेट करते हो, ठीक है। और दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। उसी तरीके से दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा। चलिए अब आ जाते हैं, तो हमने वेव के फॉर्म में देख लिया कि वेव एक्चुअल में उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, किसे क्या कहा जाता है। अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, अब वेव क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब कोई वेव ऐसी होगी और कोई वेव कैसी है, ऐसी है ना। अब इन्हें कहा जाता है साइकिल। किसे कहा जाता है, साइकिल। एक क्रस्ट और एक ट्रो मिलकर के एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है, एक साइकिल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स जिसके जितने ज़्यादा होते हैं 1 सेकेंड के अंदर, उतने ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शॉर्ट वेव लेंथ मीन्स लॉट्स ऑफ वेव, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई साउंड, है ना। शॉर्ट वेव्स जो होती है, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, हाई साउंड। तो हाई साउंड क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। छोटी छोटी वेव्स हैं, और ये छोटी छोटी वेव्स कैसे कर रही हैं, ज़्यादा साइकिल बना रही हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, देखिए कितनी सारी साइकिल्स हैं, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर 50 कंप्लीट साइकिल्स उस वेव की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बनती है। उसी तरह से जितना ज़्यादा साउंड में वेव्स होती हैं, साउंड मतलब साउंड की जो वेव है उसमें जितने ज़्यादा साइकिल्स होती हैं 1 सेकेंड के अंदर, उतना ज़्यादा जो साउंड है वो हाई साउंड का कहलाता है, और उसे हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ की होती है ये। अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ मैंने अभी आपको बताया, 2 क्रस्ट या फिर 2 थ्रो के बीच का डिस्टेंस जो है इसे वेवलेंथ कहा जाता है। ये आपका वेव का लेंथ है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस वेव की लेंथ को बढ़ा दूं, ऐसा कर दूं,
ये दूर दूर कर दिया, तो ये देखिए वेव की लेंथ बढ़ गई। यहाँ पे वेव की लेंथ कैसी है, यहाँ पे वेव की लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हुई। तो जब ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो 1 सेकेंड के अंदर कम आपकी साइकिल्स बनेंगी, क्योंकि साइकिल का मतलब क्या होता है, एक ऊपर अपर हाफ और एक लोअर हाफ के को मिलकर बनाया हुआ एक कंप्लीट साइकिल। तो ये साइकिल्स इसमें ज़्यादा है या फिर इसमें है, तो ऊपर वाली में जो शॉर्ट वेव्स थी उसमें ज़्यादा है। तो इस केस में कैसा साउंड होगा, फ्रीक्वेंसी लो और साउंड भी लो होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज़्यादा साउंड होगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव्स की होती है, 1 सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर द चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। आप इसको सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हो, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब आपने एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी को कवर किया हो। या आप ये भी बोल सकते हो, द टाइम टेकन टू चेंज द डेंसिटी की जगह आप ये भी लिख सकते हो, द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज क्रस्ट फ्रॉम ट्रो। ठीक है, या फिर यही लिख दो, द चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जब डेंसिटी की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू होती है तो इस साइकिल को मैक्सिमम से मिनिमम होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, विच इंक्लूड वन क्रस्ट एंड वन थ्रो। ठीक है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये कहलाता है आपका टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, और द टाइम टेकन टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आप इसे साइकिल की जगह ऑसिलेशन भी कह सकते हो कि एक ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी मिलकर के एक ऑसिलेशन बनाते हैं, या फिर एक क्रस्ट और एक थ्रो मिलकर के एक ऑसिलेशन बनाते हैं। तो टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि मान लीजिए कि ये टाइम है एक साइकिल का और ये टाइम है एक दूसरी साइकिल का, तो ऑब्वियस सी बात है इसे कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगा होगा तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, और इसे कंप्लीट होने में कम टाइम लगा होगा तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। Now, next is, it is represented by the letter T. ऐसे हम letter T से represent करते हैं। The high frequency wave जिसका साउंड ज़्यादा होता है उसका टाइम पीरियड कम होता है, और लो फ्रीक्वेंसी वेव में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, साउंड कम होगा। अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी ज़्यादा साइकिल है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। Now it is represented by T and it is frequency and time are represented by as follows. frequency और time को हम कैसे represent कर सकते हैं, T equals to होता है 1/f. This is the relationship between frequency. अगर मैं इसे V से भी represent करूँगी तो V equals to होता है T इक्वल्स टू होता है 1/f। मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम पीरियड। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है साउंड वेव का, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, चाहे आप क्रस्ट साइड पे देख लो चाहे ट्रो साइड पे देख लो। ठीक है, मतलब क्या, जब मैं किसी वेव को बनाती हूँ तो या तो वेव ऐसी होगी, ठीक है, या फिर वेव ऐसी होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, अगर मुझे ये वेव को बनाना है तो मैं इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी। ये होगा 0, 2, 3, 4। अगर मैं छोटी वाली का लिखूँ तो छोटी वाली का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 2 है।
इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है 4, मतलब कि मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, कि नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में जो मैक्सिमम डेविएशन हुआ है, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर जाकर के कितने पॉइंट को इसने टच किया है, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, यहाँ पे अपन डेविएशन की जगह डिस्टर्बेंस बोलेंगे, कि किसी वेव को प्रोड्यूस करने में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ है, कितना पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर उठा है, उसे हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब कि या तो लो साइड पे या हाई साइड पे, या तो हाई डेंसिटी, द मैक्सिमम हाई डेंसिटी डेविएशन और द मैक्सिमम लो डेंसिटी डेविएशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। ये आपका वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये वैल्यू, ठीक है, कि कितना वेव ऊपर गई है। समझ में आ रही है बात? एम्पलीट्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और थ्रो। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इसे क्रस्ट और थ्रो की हाइट भी कह सकते हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। हम इसे ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ द सेम इज सेम एज दैट ऑफ अ डेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर और डेंसिटी की जो SI यूनिट होती है वही हमारे एम्पलीट्यूड की भी होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं पिच और लाउडनेस। अब अभी तक हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब हम आते हैं पिच और लाउडनेस। आप कहते हैं ना कि तुम हाई पिच में बोल रहे हो, तुम लो पिच में बोल रहे हो। पिच का मतलब जैसे लड़कियों की पिच कैसी होती है, एकदम तीखा आपको साउंड लगता है। एक छोटे बच्चे का साउंड और कैसा लगता है, और ज़्यादा, मतलब कि जितना ज़्यादा पिच होगी उतना ज़्यादा साउंड हमारे लिए अनोइंग होता है। छोटे बच्चों की पिच इसलिए हाई होती है कि जब वो रोए तो मम्मा तुरंत दौड़ करके आ जाए और अपने बच्चे को उठा के चुप कर दे। तो पिच हाई होगी तो मम्मा जल्दी से सुनाई देगी, वो पहली बात तो। और ज़्यादा इरिटेटिंग होती है क्योंकि बच्चे का रोना हमें बर्दाश्त नहीं होता। लड़कियों की आवाज़ में भी हाई पिच होती है और लड़कों की पिच जो है वो थोड़ी सी लो होती है, इसलिए लड़कियों की आवाज़ तीखी और अलग से ही आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये पिच और लाउडनेस में क्या फ़र्क है, इस बात को जानते हैं। देखिए, दो लड़कियां बोल रही हैं, मतलब दोनों की पिच हाई है, लेकिन एक की आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही है, एक की ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि लाउड है। एक धीरे बोल रही है, एक तेज़ बोल रही है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, सो द पिच ऑफ साउंड इज़ द श्रिलनेस और फ्लैटनेस। श्रिलनेस और फ्लैटनेस, कि कोई चीज़ कितनी श्रिल है, कितनी तीखी है या फ्लैट है, उसे हम कहते हैं पिच, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई द साउंड हैज़ हाई पिच। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो जो साउंड होगा उसकी भी हाई पिच होगी, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो द साउंड हैज़ अ लो पिच। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, ये इस तरह से, तो ये आपको दिख रहा है कि एकदम तीखा और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बन रहा है, ज़्यादा इसमें साइकिल्स आ रही हैं। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आराम से बन रही है कोई चीज़, तो पिच किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, ठीक है। तो इफ़ द फ्रीक्वेंसी हाई तो हाई पिच होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी पिच भी कम होगी, ठीक है। द वेव्स are all traveling at about the same speed, so this is the number of each wave that will reach the air in 100 of second. एक्चुअल में पिच का मतलब या फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास साउंड सबके पास आ रहा है, लेकिन वो साउंड जो कि सबसे जल्दी सुनाई दे रहा है वो क्यों सुनाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स लॉट्स ऑफ वेव, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई साउंड। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब low frequency, low sound, ठीक है। So since the sounds are traveling at about the same speed, the one with the shorter wavelength will go by more frequently. It has a higher frequency or pitch. In other words, the sound is higher, ठीक है। तो यहाँ पे frequency और pitch के केस में आपको बताया है कि कैसे sound आपको सुनाई देता है, कोई sound आपको तेज और कोई आपको slow क्यों सुनाई देता है, because of wavelength and frequency। चलो, The loudness of sound depends upon the amplitude. अभी मैंने कहा pitch depend upon frequency. Pitch किस पे डिपेंड करती है, frequency पर। And loudness, loudness का मतलब होता है कितना तेज है या कम है, वो डिपेंड करता है amplitude पर।
ओके अगर कोई सिग्नल कोई साउंड बहुत तेज़ है, जैसे अगर मैं बात करूं किसका बात कर लेते हैं कि अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तब मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा है, ये अभी बोलने के केस में जब मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ। और अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ कि ऐसे है तो ये देखिए एम्पलीट्यूड विल बी मोर। ठीक है, तो साउंड जो होता है वो तेज, लाउड है, स्लो है। ठीक है, ये आपको कैसे समझ में आता है? बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड। पिच का मतलब होता है कि तीखा, शिलनेस या फ्लैटेडनेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं, वो जो कि डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। इफ द एम्पलीट्यूड इज बिगर द साउंड इज लाउड एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर द साउंड इज सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट और लाउड। सॉफ्ट कौन सा लगता है आपको? जो आपके कान को सूदिंग लगे। लाउड मतलब कि जिसमें बम भी आपने सुना होगा, बम फूटता है तो तीखा नहीं लगता, वो एक अलग साउंड, एक अलग आवाज़ करता है, तो उसे हम कहते हैं लाउडनेस। और आपका पिच कहते हैं जो एकदम चुई करके आवाज़ आती है आपको, वो होता है आपका पिच। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम देखते थे। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो साउंड की स्पीड क्या होगी बेटा? साउंड की स्पीड भी वही होगी कि कितनी देर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन साउंड की स्पीड, जैसे लाइट की स्पीड डिपेंड करती है अलग अलग मीडियम पर, उसी तरह से साउंड की स्पीड भी डिपेंड करती है। साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होती है। जैसे अगर मैं किसी पाइप के अंदर बोलूँगी तो वो पूरा पूरा आपको सुनाई देगा, लेकिन वही अगर मैं यहाँ ऐसे नॉर्मली बोलूँगी तो शायद वो इतने अच्छे से क्लियर सुनाई ना दे, और सबसे कम तो आपको गैस में या लिक्विड में सुनाई देगा। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज मोर द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। ठंड वाली जगह पर आपने देखा होगा कि आप जब बोलते हैं तो आवाज़ आपकी बहुत दूर तक नहीं सुनाई देती ठंडी जगहों पर। जी हाँ, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्यों होती है ऐसी? अब देखिए, जब टेम्परेचर कम है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास रहते हैं, तो डेंस एरिया बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर बोलने पे थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब होगा। वहीं जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, दूर दूर मूव करते हैं। तो ऐसी जगह पर जब आप बोलेंगे तो मॉलिक्यूल जल्दी ही इधर से उधर होते हैं, पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं। तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है साउंड पर, स्पीड ऑफ साउंड पर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साउंड हमारा मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो स्पीड जो है साउंड की उसको हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ में ये देखेंगे कि अगर कहीं 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम कैसे पता करेंगे कि साउंड की स्पीड क्या होगी। तो साउंड जो है, स्पीड जो है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस रिलेशन से हम पता करते हैं कि कहीं पर साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी या फिर कम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड पर जाकर के टकराना, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होना। जैसे कि लाइट करती है, जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर जाती है तो टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो उसी तरह से जब आप मतलब जैसे आपका लाइट जाती है और लाइट भी क्या होगी, कहीं से टकरा के वापस आ रही है, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इको होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे ना। सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है। Light sound get reflected at the surface of solid or liquid and follow the law of reflection, है ना। जैसे सॉलिड में होता है, कोई भी अब जैसे कि कहीं आप दूर हैं, कहीं किसी और जगह पे जाके चिल्ला रहे हैं बहुत तेज़ तेज़, किसी ओपन एरिया पे जहाँ हिल एरिया पर है, तो आप देखते हो कि आपको अपनी आवाज़ टकरा के वापस सुनाई देती है। क्यों देती है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, जैसे कि जितने द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट एंगल क्या है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? मान लीजिए कि ये सरफेस है और आपने बोला तो ये आपकी वेव गई, तो ये कौन सी वेव कहलाएगी? इंसिडेंट वेव। ठीक है, और ये जो टकरा के वापस जाती है ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड वेव।
अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जहाँ पर साउंड वेव आई थी उस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा और यहाँ एंगल मिलेगा, और लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहला लॉ होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड सेकेंड चीज, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence they all lie on a same plane। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करते हैं वो सब एक ही प्लेन पर लाई करता है। मतलब कि एक प्लेन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये इस तरह से एक कॉपी है और ये प्लेन है, तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट भी यहीं से होगा और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर यहीं डलेगा। इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है सेम प्लेन। ओके तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन की। तो ये सही में करता है कि नहीं, इसके लिए ना एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक 2 पाइप्स ऑफ द सेम लेंथ एंड अरेंज देम ऑन अ टेबल नियर अ वॉल और अ मेटल प्लेट। हमने 2 पाइप ले लिए जिनका लेंथ बिल्कुल समान था। अब हमने इन्हें एक वॉल के पास या मेटल प्लेट के पास इस तरह से अरेंज कर दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, नाउ कीप अ क्लॉक नियर द ओप एंड वन एंड ऑफ द वन पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। या बेल ले लो, क्लॉक ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, और दूसरे साइड पर आपको इसको सुन के देखना है। ठीक है, now measure the angle of incidence and reflection, then lift the second pipe and try to hear the sound। अब हमने दोनों को सेम एंगल पे रखा तो जो बेल बज रही है वो मुझे बिल्कुल प्रॉपर सुनाई दे रही है। जब मैंने एंगल को चेंज किया, एंगल को चेंज करने का मतलब अब इस पाइप को उठा करके मान लीजिए मैंने ऐसा रख दिया तो क्या होगा, तो ये जो साउंड है वो मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जब तक दोनों के बीच में एंगल सेम है तो हमें बराबर सुनाई दे रहा है, और मतलब ये भी हो गया इसका कि साउंड जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। So it will be seen that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie on a same plane। ठीक है, सब सेम प्लेन पर ही होना ज़रूरी है और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी सेम ही होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं उसे उठा करके कहीं ऊपर रख दूँ पाइप को तो भी क्या आवाज़ आएगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीनों का एक ही प्लेन पर लाई करना भी ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये एंगल जो बन रहा है ये भी सेम होना बिल्कुल कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसी से निकल के आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ इको। जब आप किसी बहुत सुंदर से हिल स्टेशन पे जाते हो, चिल्लाते हो हेलो हेलो हेलो, तो आवाज़ आती है ना वापस हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये क्यों आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ इको। ठीक है, इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी हियर द सेम साउंड अगेन। जब भी आप किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने या खाली हॉल में बहुत तेज़ी से क्लैप करते हो, चिल्लाते हो, तो वही साउंड आप तक वापस आ जाता है। अभी तक जो साउंड आप तक के बोलने के बाद आपको दोबारा सुनाई नहीं देता, अब वो आपको थोड़ी देर बाद खुद सुनाई देता है। तो ये रीज़न है इको के कारण, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े बड़े पहाड़ों पर, ठीक है, आप इस तरह से यहाँ खड़े होकर चिल्लाते हो तो ये साउंड जाता है और टकराने के बाद वापस आएगा। टकराने के बाद जब वापस आएगा तो उसे टाइम लगेगा ना वापस आने में, और टकराने के बाद वापस आके आपके कान तक पहुँचने में। टू हियर एन इको क्लियरली द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द इको मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये आपकी आवाज़ जा रही है, जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे टकरा के वापस आ रही है। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपको साउंड भी कम होता है, क्योंकि जैसे आपने चिल्लाया हेलो तो फिर आवाज़ आएगी हेलो 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 हेलो। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वापस जो वेव है वो कंटिन्यूसली जा रही है। आपने बोला तो आपके जो पार्टिकल है वो एक के बाद एक के बाद एक जा रहे हैं, हर एक टकराने के बाद वापस आ रहा है। तो जितना ज़्यादा टकरा के वापस आने में टाइम लगेगा उतना कम साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। तो अगर प्रॉपरली सुनना है तो आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने चिल्लाते हो तो वहाँ पे, क्योंकि वो पास में होती है और आपसे टकरा के आपको आवाज़ आपके पास कानों तक दोबारा पहुँच जाती है। ठीक है, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इज इन 1 सेकेंड इज
कितना हो जाएगा बताइए भाई जल्दी से। अगर मान लीजिए स्पीड आपकी 344 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर 344 चल रही है, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना होगा, तो आप इसको निकालेंगे तो 34.4 मीटर्स, ठीक है। So to hear the echo clearly, the minimum distance of the reflecting surface should be half and this distance is 17.2। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर सुनना है, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर इको सुनना है तो उसके लिए टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 17.2 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी आपको इको जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, जब साउंड आपको मल्टीपल टाइम्स बार बार सुनाई दे, मतलब कि इको आपको मल्टीपल टाइम सुनाई दे। जैसे कि आप कभी जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि एक बहुत ही बड़े से माउंटेन के पास है या फिर बहुत खाली ऑडिटोरियम या हॉल में है, तो आप बोलते हैं, चिल्लाया अगर आपने बहुत तेज, तो क्या होता है कि आपको अपनी आवाज़ कैसे आती है, हेलो 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 हेलो। तो ये जो बार बार आपको आवाज़ आ रही है, दैट इज रिवर्बरेशन। ओके, सो इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का एक बार के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है। एक बार साउंड गया, ठीक है, दूसरी बार आपका साउंड एक्चुअल में क्या है, साउंड एक तरीके की वेव है, ठीक है। तो जब ये वेव जाती है तो वेव एक बार ये जो पूरी यहाँ की मान लीजिए कि ये वाली वेव पहले टकराई, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाली वेव टकराएगी, फिर थर्ड नंबर पे ये वाली वेव टकराएगी। तो ये इस तरह से आपका जो वेव है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करता है और रिफ्लेक्शन करने की वजह से आपको साउंड या इको बार बार सुनाई देता है। तो मल्टीपल इकोज जब आपको सुनाई देते हैं तो उसे कहते हैं हम रिवेब्रेशन। सो इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस कॉज परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब कि बार बार साउंड का रिपीट होना, इसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ओके, so in big halls or auditorium, to reduce reverberation, the roofs and walls are made up by the sound absorbing material like compressed fiber boards, rough plaster or drapers। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे कमरे में आवाज़ ना गूंजे, तो इसके लिए हमें साउंड प्रूफ सिस्टम हम लगाते हैं। उसके लिए हम कोई भी मोटी सी थिक सी वॉल क्रिएट करते हैं ताकि ये जो साउंड है उसका रिफ्लेक्शन ना हो सके। ओके, चलिए, सो यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, क्या हम इसके भी यूज़ कर सकते हैं? भाई इंसानों ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, हर चीज़ का आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे साउंड का ये जो मल्टीपल फॉर्म में आना है उसे भी हमने यूज़ कर लिया। जैसे कि साउंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू अ स्टेथोस्कोप। ठीक है, हम हमारी ह्यूमन बॉडी से जो साउंड आता है वो स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। और स्टेथोस्कोप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन करे और आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। सो मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाई, ये सभी किस पर बेस्ड है? ये सभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही बेस्ड है। जैसे आपने मेगाफोन सुना होगा या हॉर्न सुना होगा, तो इन सब में क्या होता है, साउंड आपको तेज़ सुनाई देता है। तो तेज़ क्यों सुनाई देता है? बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो साउंड है वो आपको बहुत तेज़ सुनाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज they all are designed to send sound by multiple reflection in a particular direction without spreading in all direction। किसी और डायरेक्शन में जाए बिना ये जो साउंड है वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है। ओके, नाउ डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, डॉक्टर हमारे हार्ट बीट्स को सुनते हैं, तो हार्ट बीट भी हमारी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण ही आती है। देन जनरली द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल पार्ट ऑफ द हॉल। अब देखिए क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड है वो आया और रिफ्लेक्ट होकर के सबकी तरफ पहुँचे, तो इसलिए क्या करते हैं हम इस तरह से उनको कवर करते हैं ऑडिटोरियम को कि आपका जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो बाहर ना जाए और अंदर ही रहे, हॉल में बैठे हर पार्ट पे, हर इंसान के पास जाए। तो sometimes a covered sound board is placed behind the stage so that sound after multiple reflection is spread evenly across the hall। हमारे हॉल में साउंड इवनली स्प्रेड हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्व्ड साउंड बोर्ड, जहाँ पर ऑडिटोरियम का स्टेज होता है उसके ऊपर इस तरह से साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका स्टेज है, तो इस स्टेज के पीछे ऐसा
कवर्ड बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, साउंड जो है वो यहाँ से मान लीजिए गया तो रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर वापस आ जाए, ऐसा ना हो कि बाहर निकलना शुरू हो जाए। ऐसा होगा तो आपको प्रॉपरली कोई भी, अगर आप मूवी देख रहे हैं, प्ले देख रहे हैं, तो उसका साउंड आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। टू स्टॉप दिस वी आर यूजिंग द बोर्ड सो दैट वी कैन spread the sound evenly in our cinema hall. Okay, so this is the use of multiple reflection of sound. Now इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो है रेंज ऑफ हियरिंग। हम कितनी रेंज पर सुन सकते हैं ये जानना भी तो ज़रूरी भाई। अब हमें क्या पता कि भाई कितना देख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली 25 सेंटीमीटर का हमारा पास का विजन होता है, ठीक है, नियर विजन होता है, और आप देखो कि आपका इनफाइनाइट जो है वो सबसे अलग अलग विजन होता है, दूर का देखने का सबका अलग अलग विजन है। तो यहाँ पर आपकी रेंज भी कुछ होती होगी, तो वो रेंज क्या है वो देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी हम नॉर्मल कानों से सुन सकते हैं। साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो वो साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम साउंड है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। ये रेंज का मतलब क्या होता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक हम नॉर्मली सुन सकते हैं, और उसके नीचे अगर आपको सुनना है तो वो उस साउंड को हम क्या कहते हैं, उस साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, एनिमल्स लाइक डॉग्स, एलिफेंट and whales etc produces and hear infrasonic sounds। अब ये जो डॉग्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये बेसिकली आपके इंफ्रासोनिक साउंड्स है। बैट्स जो होती हैं दे ऑल प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड, जिनको सुनने के लिए हमें बहुत ही साइलेंट एनवायरनमेंट में होना पड़ेगा, फिर भी वो साउंड एकदम आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। Sound whose frequency is more than 2000 hertz is called the ultrasonic sound animal, like dolphin, bats, rats and porpoise etc produces the ultrasonic sound. Bats use reflection of ultrasonic sound wave to detect an obstacle or its prey। ठीक है, एक्चुअल में ये जो बैट होती है वो क्या करती है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ करती है ताकि उसे पता चले कि सामने कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, मतलब ये साउंड वेव की मदद से ही उड़ती है। कहते हैं कि बैट्स को दिखाई नहीं देता प्रॉपरली, उनका विजन प्रॉपर नहीं होता, तो उस वजह से ये रिफ्लेक्शन के मदद से, मतलब साउंड की मदद से ही आगे की तरफ जा पाती हैं, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं, जो कि जिनकी रेंज 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और इंट्रासोनिक कौन से होते हैं, जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, और जो 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं उन्हें आप अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। नाउ ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है इसका यूज़ है क्या कहीं, बिल्कुल है। The ultrasonic sound is used to clean objects like electronic component। Yes, ये जो साउंड है इनका यूज़ भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। The component to be cleaned are kept in a cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution। हम क्या करते हैं कि इन्हें सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, है ना। आप सॉल्यूशन के अंदर आपने डिवाइस को रख दिया और ऊपर से अल्ट्रासोनिक, ठीक है, कौन सी रेज भेजी आपने, अल्ट्रासोनिक वेव भेजी। अल्ट्रासोनिक वेव के भेजने से वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और ये वाइब्रेशन की वजह से जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे मोशन होगा। किसी भी चीज़ को जब आप झटकारते हैं तो बाहर डस्ट निकलती है, उसी तरह से जब आप किसी चीज़ पर वाइब्रेशन क्रिएट करते हो तो उसके आसपास के इक्विपमेंट पर क्या होती है, डस्ट जो है वो उड़कर बाहर आएगी, या फिर जो भी गंदगी या फिर जो भी चीज़ लगी हुई है वो बाहर चली जाती है। सो वी यूज टू send a ultrasonic wave and a solution, and that's how we can clear or clean the electronic components। Okay, due to the high frequency the dirt particle get detached from the component। जैसा मैंने आपसे कहा कि कंपोनेंट से इस हाई फ्रिक्वेंसी के कारण जितना भी गंदगी लगी होती है या फिर ये आपकी जितना भी डर्ट पार्टिकल लगे होते हैं वो इस अल्ट्रासोनिक वेव के कारण बाहर निकल जाते हैं। तो देखा कितना एकदम अनयूजुअल सा, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वैसा अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज टू डिटेक्ट
क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक, आपके मेटल ब्लॉक में जो क्रैक आ जाते हैं, क्रैक मतलब कि मान लीजिए मेटल का ब्लॉक है और उसमें इस तरह से एक क्रैक आ गया, तो इस क्रैक को हील करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। अगेन वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल पास आएंगे और वहाँ पर क्रैक जो है वो हील हो जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट थ्रू द मेटल ब्लॉक्स एंड इफ देयर आर क्रैक्स द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड द क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड। अब देखिए, अगर हमें ये चेक करना है कि कहीं पर हमारे ब्लॉक के अंदर क्रैक है या नहीं, तो उसके लिए हम बहुत ही माइनर सा क्रैक कभी कभी हमें ब्लॉक में दिखाई नहीं देता मेटल में, तो हम अल्ट्रासोनिक वेव को वहाँ पर करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव क्या होगी कि इन क्रैक में जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्रैक है जो कि बहुत छोटा है, जिसको मैंने बहुत जूम इन किया, जब यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं पर क्रैक है, ठीक है। तो मेटल के ब्लॉक में जो क्रैक होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ करते हैं। Next, ultrasonic sound is used in ultrasound scanners for getting images of internal organs of human body. आपने देखा होगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को स्कैन करने के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, अपन बोलते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड के लिए भेज रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे, स्टमक का अल्ट्रासाउंड करना है। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, एक तरीके का हम स्कैनर है जो कि आपकी बॉडी की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि किसी के स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में कुछ परफोरेशन है, कुछ भी समथिंग एल्स कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मशीन के थ्रू ये साउंड आपकी बॉडी पर एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टच किया जाता है और वो जो साउंड है वो आपकी बॉडी पर जाता है और वहाँ से डिटेक्ट होता है कि आपके कहाँ ऑर्गन में क्या है, ऑर्गन की इमेजेस वहाँ से ही क्लिक करता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड इज़ यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी। अब देखिए इसका यूज़ एक और क्या है, आपकी जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी के अंदर स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होती है, ठीक है। इस किडनी में स्टोन को रिमूव करने के लिए भी आप क्या करते हैं, इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज़ यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन सो दैट दे आर रिमूव्ड थ्रू द यूरिन। बेसिकली हमारी किडनी में ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, इन स्टोन्स पर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती है, इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है, विच इज़ थ्रू यूरिन पास्ड फ्रॉम आर बॉडी, यूरिन के थ्रू जो बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। बहुत इंटरेस्टिंग सा यूज़ है। अभी अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं मुझे लगता है आपको सबको पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। अब आ जाते हैं सोनार। सोनार का वर्ड जो है ये आपने कई बार सुना होगा। जनरली ये सोनार सिस्टम या अंडर द सी ऐसा कहीं पर आपने सुना होगा। तो यस, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए हम सोनार वर्ड का यूज़ करते हैं। साउंड नेविगेशन और रेंज, इसकी मदद से हम कहीं पर भी, मान लीजिए कि हमारी सबमरीन है या फिर सी के अंदर कुछ चीज़ है, तो वहाँ से हमारे शिप की मदद से हम साउंड को पानी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं और ये वहाँ से इस सोनार की मदद से, जो कि एक साउंड नेविगेशन है, उसकी मदद से डिटेक्ट करता है। सो इट इज़ अ डिवाइस विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली सोनार क्या है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड, क्या क्या बताता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड। किसकी डिस्टेंस बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर है तो डायरेक्शन उसकी कहाँ है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं, या फिर शिप्स की डायरेक्शंस को बताने के लिए, उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि भाई पानी के अंदर तो हम कोई इंच टेप लेकर के नहीं जाएंगे, है ना। तो हम वहाँ पर किस तरह से हमारे शिप का मेजरमेंट करते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, कितना डिस्टेंस पर है, तो ये सब के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं, विच इज़ अ डिवाइस जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से ये मेजर करती है कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और अंडर वाटर स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की। तो सोनार हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर इंस्टॉल्ड इन अ शिप। सोनार के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है, जो कि क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, भेजने का काम करेगा, एंड अ डिटेक्टर इंस्टॉल्ड इन अ शिप।
और शिप के अंदर एक डिटेक्टर होता है, ठीक है। अलग अलग शिप्स में ट्रांसमीटर और डिटेक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि किसी शिप ने कहीं और से एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना शुरू किया, तो ये सिग्नल इस डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो सोनार में ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों होता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स विच ट्रैवल थ्रू द वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट इन अ सी बेड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द डिटेक्टर, ठीक है। तो सी बेड मतलब कि पानी के अंदर की जो सतह होती है उससे टकरा के ये वापस ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिग्नल को पानी के अंदर भेजते हैं, और अगर ये सिग्नल पानी के अंदर गया और वापस आ गया तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट से या फिर सी बेड से टकरा चुका है। इस तरह से ये सोनार सिस्टम काम करता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ वाटर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पर टकरा के साउंड वेव वापस तो आ गई, लेकिन अब वापस आ गई, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पर है, तो इसे कैसे पता किया जाता है, तो इसे हम पता करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की मदद से, कि साउंड की स्पीड एक्चुअल में क्या है पानी के अंदर, ठीक है। एंड टाइम टेकन बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, मतलब वही कि कितनी देर में साउंड वापस आया है। बहुत टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट काफ़ी गहराई में है, जल्दी साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, दैट मीन्स कि साउंड ऊपर है। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। वाटर के अंदर साउंड की स्पीड की मदद से हम ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। एंड टाइम टेकन बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ट्रांसमिट करने में और रिसेप्ट होने में, मतलब जाने में और आने में जितना टाइम लग रहा है उसकी मदद से हम पता करते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर पानी के अंदर मौजूद है। If the time taken for the transmission and reception of ultrasound is t and the distance traveled is 2d by the ultrasound, then 2d equals to v into t या d equals to v into t। इस तरह से हम डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ तक आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, विच इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो ह्यूमन के ईयर के स्ट्रक्चर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है, अभी 9th में आपने ईयर के स्ट्रक्चर को पढ़ा, जब आप 10th में जाएंगे तो आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, हम ये बायो की चीज़ें इसमें क्यों पढ़ने लगे। एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है वो फिज़िक्स के कई सारे नियमों पर काम करती है, उसी में से एक है हमारा साउंड। तो साउंड जो है वो आपके ईयर्स की मदद से आप ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, हमें सुनाई देता है। तो अब चलिए उसी स्ट्रक्चर को जानते हैं कि एक्चुअल में कैसे हमारे साउंड का प्रोपोगेशन होता है और हमें चीज़ें सुनाई देती हैं। सो ईयर में जो आउटर ईयर होता है उसे हम कहते हैं पिना, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है। सो दिस इज पिना विच कलेक्ट्स द साउंड वेव, ठीक है। ये क्या करता है, कलेक्ट द साउंड वेव। कौन सी साउंड वेव, वो साउंड वेव्स जो कि बाहर से आ रही है, कोई भी साउंड बाहर से क्रिएट हो रहा है उसे। The sound wave passes through the ear canal to a thin membrane called eardrum। अब ये जो साउंड है ये आपके थिन membrane मतलब कि ये, ठीक है, ये क्या होती है, थिन membrane मतलब कि एक पतली सी झिल्ली, एकदम पतली सी झिल्ली, ठीक है, थिन membrane, ठीक है। ये जो साउंड वेव है ये आपके एक पतले से थिन membrane जिसको आप ईयर ड्रम कहते हैं उसकी मदद से पास होता है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, तो जिसकी वजह से ये जो आपका ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो पिना है, पिना मतलब कि आउटर सरफेस या फिर आउटर ईयर, हमारा बाहरी कान ये वाला, ठीक है। तो ये जो पिना है वो सारे साउंड वेव को कलेक्ट करता है। ये साउंड वेव ईयर ड्रम की इस थिन मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है और जिससे वो वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। The vibration are amplified by the 3 bones of middle ear called hammer, anvil and stipper। तो हमारे अंदर 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरप। स्टिरप या फिर प्रोनाउंसिएशन मुझे शायद थोड़ा ठीक नहीं है, स्टिरप समथिंग। तो ये जो 3 बोन्स हैं, ये तीनों बोन्स आपके साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती हैं, एम्पलीफाई, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों बोन क्या करती है, हैमर, एनुअल एंड स्ट्रिप, ये आपके साउंड को बढ़ाने का, एम्पलीफाई करने का काम करेंगी,
ठीक है। द मिडिल ईयर दैन ट्रांसमिट द साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब हमारा ये जो पोर्शन है ये आपका इनर ईयर कहलाता है, ठीक है। सारा साउंड कहाँ जाता है, आपके इनर ईयर के अंदर जाता है। In the inner ear, the sound waves are converted into electrical signal by the cochlea and sent to the brain through the auditory nerve, ठीक है। अब बेसिकली ये है आपका कोकेला, ठीक है। कोकेला की मदद से जितना भी साउंड आता है ये साउंड आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है वो आपके सिग्नल को इंटरप्ट करने का या पहचानने का कोशिश करता है। अब देखिए जैसे हमारी आई में होता है कि जो भी सिग्नल्स हमारी आई कैच करती है, जितनी भी लाइट के फॉर्म में आई जितने भी सिग्नल को कैच करती है, ये जो लाइट है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। जितनी भी इमेजेस का फॉर्मेशन आपकी आंखों में होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और ब्रेन तक नर्व हमारी वो सिग्नल्स को पहुंचाती है। ब्रेन ही हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आइडेंटिफाई या फिर पहचानने का काम करता है। तो साउंड को भी कौन पहचानता है, आपका ब्रेन ही पहचानता है, ठीक है। तो इस तरह से जो साउंड है वो हमारे कानों में पहुंचता है। चलिए तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो साउंड है वो पिना, जिसे हम कहते हैं हमारा आउटर लेयर ऑफ ईयर, उसके थ्रू ईयर ड्रम के थ्रू, ईयर कैनल के थ्रू, जो कि ईयर कैनल क्या होती है आपकी एक थिन मेम्ब्रेन है, इस ईयर कैनल के थ्रू ईयर ड्रम तक जाता है। ईयर ड्रम इस साउंड की वजह से वाइब्रेट होती है। इन वाइब्रेशन के कारण ये वाइब्रेशंस को हम हैमर, एनविल और स्ट्रिप, ये 3 बोन के थ्रू इनर ईयर में पहुंचाते हैं, जहां पर एक होता है कोकेला। कोकेला का काम होता है इन सारे साउंड्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और ब्रेन की ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी मतलब कि वो नर्व जो कि सुनने के लिए मददगार होती हैं, उन नर्व तक पहुंचाना। और ये जो नर्व है फिर वो इन सारे सिग्नल्स को हमारे ब्रेन पर पहुंचाती है और ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट का मतलब होता है पहचानने का काम करता है जितने भी सिग्नल्स हैं उन्हें साउंड के फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा साउंड चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव के फॉर्म में होता है तो कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, हर वेव के बारे में हमने पढ़ा। और आखिरी में हमने अल्ट्रासोनिक और इंटरसोनिक साउंड्स के बारे में पढ़ा कि कैसे अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, हमारे ईयर किस तरह से काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना था। लेकिन अभी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अभी बचा हुआ है आपका साउंड चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन एंड प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ साउंड। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में अब हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन keep watching Step Up Academy and don't forget to subscribe.